हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एस एल और के कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स। बेटा ये हैं, देख रखे हैं ऑन स्क्रीन्स। ठीक है, क्वेश्चंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशंस मैं इसका कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें फॉर्मूलेज के ब्याह पर आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बेस्ड हैं ऑन आर एल सर्किट। ठीक है, आर एल सर्किट पर बेस्ड है। ठीक है, आर एल सर्किट। तो आर एल सर्किट में मैंने आपको बताया था कि एक तो रजिस्टेंस लगा होता है और एक इंडक्टर लगा होता है। क्लियर है। और ये दोनों ही एक एसी सोर्स से कनेक्टेड होते हैं। ठीक, जो वोल्टेज हम देते हैं वो देते हैं हम ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है। ठीक, इसमें रेजिस्टेंस होता है आर, इसका इंडक्टेंस होता है बेटा एल। अगर हम आर एल सर्किट के कंबाइंड वोल्टेज की बात करें तो मैं पता है करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं इसमें। और जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है, क्योंकि आपको पता है कि करंट जो है हमेशा लैग करती है। ठीक, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वोल्टेज देखूँ वी एल और वी आर का, वो इसका डायगोनल शो करता है। ये हो गया बेटा वी, ये एंगल हो गया, देखिए ये एंगल हो गया 90 डिग्री। क्लियर है। तो अगर हम देखें तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूले बनने हैं जिनसे सवाल करेंगे अभी हम। तो वी इक्वल टू हो जाएगा अंडर के वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला बनता है। इम्पीडेंस ट्रायंगल का भी आप बना सकते हैं। इम्पीडेंस ट्रायंगल के लिए देखिए, जिधर वी आर है उधर ही रेजिस्टेंस दिखा दीजिए आर। जिधर ये वाला कंपोनेंट था ये वी एल था, तो ये भी तो वी एल था बेटा। क्लियर। तो ये वी एल है, तो जिधर वी एल है उधर एक्सएल दिखा दीजिए। और इन एक्सएल और रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो आप जेड दिखा दीजिए। ठीक है। अच्छा, ये एंगल जो होता है ये एंगल हम फाई लेते हैं, ये वाला एंगल भी फाई लेंगे। क्लियर है। जैसे यहाँ से अगर हम टेन फाई निकालें तो बच्चा टेन फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, वी एल अपॉन बेस कितना है, वी आर। जैसे यहाँ पर देखें तो जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बच्चों जेड की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है अंडर के आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। एक टेन फाई का देख सकते हैं, टेन फाई इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर है एक्सएल और बेस कितना है आर। ठीक है। पावर फैक्टर देखें, अगर हम पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर को कॉस फाई कहते हैं। ध्यान रखना ये सारे फॉर्मूले हैं जिन पर बेस ये न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। कॉस फाई इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आर अपॉन जेड लिखेंगे। जेड की वैल्यू आप ये लगा देना। ठीक है, अंडर के आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर पावर फैक्टर निकालूँ कॉस फाई इक्वल टू, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा तो वी आर अपॉन वी हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। दूसरा चीज़ देख सकते हैं आप, जो इसमें बेसिकली करंट है वो करंट जो है और वोल्टेज जो है उनमें देखिए फाई का डिफरेंस है। करंट जो है पीछे है, कितना पीछे है, फाई वोल्टेज से। आई इक्वल टू हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के फाई लिखते हैं। क्लियर है। तो ये बेसिकली फॉर्मूलेज हैं जो हमारे पास अभी के क्वेश्चंस में बेसिकली बेटे सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो हम आरएल सर्किट की ओर बढ़ रहे हैं और आरएल सर्किट में हम अभी एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, देखिए 18 क्वेश्चन नंबर करते हैं। इसमें क्वेश्चन में देखिए अब क्या बोला है इसने जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 चलिए पढ़िए। एक इंडक्टर दे रखा है, इसका वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज़ और इसमें करंट दे रखी है 0.5 एम्पियर। तो सबसे पहले जो आरएल सर्किट में जो वोल्टेज दे रखे हैं ये आरएमएस वोल्टेज दे रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आरएमएस वोल्टेज क्वेश्चन में दे रखे हैं कितने, 12 वोल्ट। ठीक, और फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है बच्चा, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज़। ठीक है, और करंट जो दे रखी है ये करंट आपके पास आरएमएस करंट मानना। ठीक है, कितनी दे रखी है, 0.5 एम्पियर की करंट दे रखी है आरएमएस करंट। ठीक है, और इसमें पूछा है कि जो करंट है वो फेस वोल्टेज से कितने फेस डिफरेंस पर है, 5 पाई/3 पर है लिखा है। ये रेडियन होता है, एंगल होता है, ये एंगल की यूनिट रेडियन होती है बच्चा। ठीक है, पूछा आर की वैल्यू बताइए, आर की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो पता है तुम्हें इसमें एक इंडक्टर भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर का जिक्र हुआ है, क्योंकि करंट पीछे चल रहा है और यहाँ पर इंडक्टर का जिक्र हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट है। तो अब आरएल सर्किट के जो आपके पास फॉर्मूले आए थे ना अभी, वो सारे फॉर्मूले को अभी यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो मेनली आपको निकालना क्या है, मेनली आपको निकालना है रजिस्टेंस आर। ठीक है, रजिस्टेंस आर निकालना है। लेकिन आर निकालने के लिए एक फार्मूला आपको ये भी पता है। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जेड होता है बच्चों, ये होता है एक्सएल और ये होता है, ये आर होता है, ये होता है एक्सएल और ये होता है एंगल एल फाई। ठीक है, तो मैं फाई पता है।
तो देखो अगर हम यहाँ से अगर हम ये कहें कि cos फाई पावर फैक्टर cos फाई जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस कितना है r अपॉन हाइपोटेनियस कितना है z, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपको फाई तो पता है r आपको निकालना है, लेकिन z नहीं मुझे पता, z मुझे नहीं पता, क्योंकि z मुझे जब तक नहीं पता होगा, फाई मुझे पता है, ठीक है, r मुझे निकालना है, z मुझे पता नहीं है। तो z के लिए क्या दे रखा है इन्होंने, ये वोल्टेज और करंट दे रखे हैं। कभी भी वोल्टेज और करंट दे रखे हों, समझ रहे हो, तो याद रखना इससे z निकलता है, क्योंकि ये जो RMS वोल्टेज और RMS करंट निकली है ये पूरे सर्किट के दौरान है, और पूरे सर्किट के अक्रॉस जो R और L का, ये R और L का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, z होता है पूरी साइकिल के दौरान, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस कितना आता है, z आता है। तो जो है आपको पता है वोल्टेज बराबर होता है, वोल्टेज बराबर क्या होता है बताओ, V बराबर IR, I RMS है। और बच्चों जो है रेजिस्टेंस कितना होगा पूरे RL का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस z लेते हैं। ध्यान रखना हमेशा जब भी वोल्टेज और करंट दे रखी हो RL सर्किट के अक्रॉस, तो रेजिस्टेंस क्या लेंगे, z। यह RC सर्किट होता है तो भी क्या लेते हैं, z। वोल्टेज करंट हो हमेशा याद रखना z लेना है। तो देखो तुम्हें z निकालना है, तो वोल्टेज अपॉन करंट लिखोगे, वोल्टेज अपॉन करंट, क्लियर है। अच्छा वोल्टेज की वैल्यू क्वेश्चन में गिनी है कितनी है, 12 वोल्ट। और बताओ करंट की वैल्यू कितनी है, 0.5 एम्पियर। पॉइंट हटा दो यहाँ से, 0 यहाँ पर बच गई, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 चौक 20, तो जेड जो होगा वो आपका 24 ओम आ गया। चलो यहाँ पर वैल्यू रख दो, cos फाई की वैल्यू कितनी है बच्चा, π/3 इक्वल टू r मुझे पता नहीं है, जेड मैंने निकाल लिया यहाँ से, 24 आ गया, सही है। तो अब आप क्या देख सकते हो यहाँ से, cos π/3 180/3, पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 होती है। तो बताओ 180/3 कितना हो गया, cos 60 है ना, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू हो गया r/24। तो बच्चों यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 12 ओम नहीं आ गया, बताओ 12 ओम आ गया नहीं आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 18 हमने कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये भी एग्जाम्पल है, लेकिन क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करा है, एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, कनेक्टेड टू इंडक्टर। ये भी RL सर्किट का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो आ रहे हैं, R कितना है 10 ओम, और जो है एक कनेक्टेड है L, ठीक है, L कनेक्टेड है, ठीक। उसमें देखिए सीरीज़ में कनेक्टेड AC सोर्स से, जिसमें वोल्टेज मार्क करे गए हैं 100 वाट, और ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है इतनी। तो ये RMS वोल्टेज हो गया आपका 100 वोल्ट बच्चा, फ्रिक्वेंसी हो गई आपके पास 50 हर्ट्ज़, सही है। और इनके बीच का फेज डिफरेंस दे रखा है π/4, फाई की वैल्यू दे रखी है π/4, सही है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है L, क्या निकालना है आपको, L निकालना है, ठीक है। अब आपको L निकालना है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, लेकिन करंट नहीं दे रखी। तो जब करंट नहीं दे रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो फिर फॉर्मूले वही याद यूज़ करना। ये देखो ये फाई एंगल था, ये जेड था, ये आर था, और ये एक्सएल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या अगर आप हम cos फाई यूज़ करें सर, कि cos फाई इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस r/z, यही होगा। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब क्या प्रॉब्लम होगी। और दूसरा फॉर्मूला हम एक और जानते हैं, tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है r। यहाँ पे देखो फाई तुम्हें पता है, r तुम्हें पता है, लेकिन मुझे एक्सएल नहीं पता। एक्सएल निकल सकता है यहाँ से, और जब एक्सएल निकल जाएगा यहाँ से, जब मैं एक्सएल यहाँ पर निकाल लूँगा, एक्सएल बराबर निकालूंगा r tan फाई। अब बात समझिएगा, ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ किया, यहाँ पे जेड नहीं पता। जेड निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, दो चीज़ें, एक तो वोल्टेज और एक आपको पास करंट, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए गिवन, तब तो जेड निकलेगा। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ दे रखी है, करंट दे नहीं रखा, तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आया नहीं आया, आई होप आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। ये चीज़ नहीं यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करने वाला है। चलिए ठीक है। अब देखिए आर की वैल्यू बताइए कितनी दे रखी है, 10। tan फाई की वैल्यू कितनी होगी, tan फाई की वैल्यू कितनी है, π/4। तो 180/4 कितना होगा, tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, ऑलरेडी 1 होती है, सही है, लिख देना। tan 45 होता है ये, 180/4 करोगे भैया, 180/4 करोगे तो 4 से काटोगे, 4 चौक 16, 2 बचे, 4 पंजे 20, 45 आ गया। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 1 हो गए। तो ये आ गया रजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। एक्सएल की वैल्यू आ गया वो। अब एक्सएल आ गया, जब एक्सएल आपके पास आ गया तो एक्सएल आने से क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इसे इरेज कर दें, ठीक है, बताओ एक्सएल निकलने के बाद आपको क्या निकालना है, अरे ω/L निकालना है मेरे भाई, L निकालना है। एक्सएल ये तो समझ में आता है, ω/L होता है,
ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ इंटू एल होता है, ठीक है। एक्सएल की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 10, बताओ 2 इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 इंटू एल की वैल्यू निकालनी है, तो भैया एल की वैल्यू निकाल लेना, सही है। जो भी आएगी वैल्यू एल की फाइनल आएगी और वो यूनिट होगी हेनरी में होगी, सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 में हमने कर लिया और समझ लिया बेसिकली जेड जो होगा हमें वोल्टेज और करंट दे रखा हो तभी जेड निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है एक कॉइल जिसका रेजिस्टेंस 300 में इंडक्टेंस दे रखा है, इसमें दोनों चीज़ दे रखी है, देखो आर भी दे रखा है, वो दे रखा है 300 ओम, और बच्चा एल की वैल्यू दे रखी है कितनी 1 हेनरी, ठीक है। इज कनेक्टेड अक्रॉस फ्रिक्वेंसी दे रखी है इसकी ये, तो बच्चों फ्रिक्वेंसी दे रखी है 300 डिवाइडेड बाई 2 पाई, सही है। ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास गिवन है। पूछा क्या है फेज डिफरेंस बताइए कितना होगा, 5 पूछ रहा है, यही पूछा है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अरे सर मेरे पास तो यही पता है हमें, ये 5 होता है, ये एक्सएल होता है, ये आर होता है और ये जेड होता है। अब बताओ जेड के लिए लेना देना है नहीं, तो tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, क्योंकि cos phi लगाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में जेड आ जाएगा, जेड से लेना देना है नहीं, अभी एक्सएल अपॉन आर आ जाएगा। बताओ क्लियर है। अब बताओ tan phi की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ है इंटू एल अपॉन आर। अब देखो tan phi की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 लिखो इंटू पाई लिखो इंटू फ्रिक्वेंसी, बताओ फ्रिक्वेंसी कितनी है 300 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एल, एल बताओ कितना है 1 हेनरी, सही है, अपॉन रजिस्टेंस, रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 300। तो बच्चों देखो पाई से तो 2 से 2 पाई से 2 पाई कट गया, 300 से 300 कट गया। बताओ tan phi की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, नहीं आएगी। जब tan phi की वैल्यू 1 आ गई, ये कितना होता है tan 45, और 45 को मैंने अभी बताया है π/4 लिख सकते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था फाई की वैल्यू होगी π/4। तो इस प्रकार से हम ये फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, जो कि यूनिट होगी इसकी रेडियन। यूनिट जरूर लिख लिया ना बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो नंबर कट जाएंगे हमारे को। हमें नंबर नहीं कटाने, हमारे को पूरे 70 में से 70 नंबर लाने हैं, बस इस चैनल से जुड़े रहना है। 70 में से 70 आएंगे पक्का, सही है। टेंशन मत लो बिल्कुल भी, मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो मैं बेहतरीन, सही है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। इतनी प्रैक्टिस करके लेके जाओगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, चिंता मत करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एक कॉइल है, जब उसका जो आरएमएस वोल्टेज दे रखा है वो ये कॉइल है, ठीक है। पहले कॉइल जो है कनेक्टेड हुई अक्रॉस 210 वोल्ट डीसी से, ठीक है। करंट कितनी ड्रॉ कर रही है, वो 2 एम्पियर ही कर रही है, ठीक है। डीसी कौन सा होता है, डीसी कनेक्शन तुम्हें पता है, डीसी कनेक्शन तुम्हें आराम से पता है, ये डीसी होता है, ये डीसी होता है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इंडक्टर को कनेक्ट किया, डीसी से किया है, ये डीसी सप्लाई है। अच्छा डीसी सप्लाई के लिए तुम्हें पता है फ्रिक्वेंसी क्या होती है 0। जब फ्रिक्वेंसी 0 होगी तो बच्चा एक्सएल की वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा होता है 2 पाई एफ इंटू एल। जब फ्रिक्वेंसी 0 पुट कर दोगे तो एक्सएल 0 होगा। तो ये जो इंडक्टर है जो इससे कनेक्टेड होगा, जो इंडक्टर इससे कनेक्टेड होगा, तो वो तो कोई रजिस्टेंस ऑफर करेगा ही नहीं। इसका एक्सएल कितना हो गया 0 हो गया, कोई ऑफर करेगा तुम खुद बताओ, नहीं है ना। यहाँ पर जो करंट वोल्टेज दे रखा है डीसी वाला वोल्टेज, वो दे रखा है तुम्हें 10 वोल्ट, बात समझो। और जो करंट दे रखा है उसमें से जो इस वाले सर्किट में से फ्लो होके जाएगा, वो करंट किस में जाएगा 2 एम्पियर का करंट होगा, ठीक है, वो करंट जाएगा। अब ये बताओ ये भी तो एक मटेरियल है, बताओ ये एक मटेरियल है, जो वोल्टेज दे रखे हैं वो वोल्टेज तो तुम्हें पता है 10 वोल्ट है, जो यहाँ पे प्लस माइनस है। और जो करंट बह रही है इसके अंदर, जो करंट बह रही है ना बच्चा, इसके अंदर जो करंट बह रही है वो करंट बह रही है 2 एम्पियर की। लेकिन जब करंट मटेरियल से पास होगी तो मटेरियल किसी ना किसी जो है एटम से बना हुआ है, और जाहिर सी बात है ये करंट का अपोज करेंगे, क्योंकि जो एटम्स होंगे इसके अंदर वो कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ चार्जेस का अपोज करेंगे। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस तो यार बनता है मटेरियल की वजह से। तो R इक्वल टू होता है V/I, क्योंकि V अलग होता है यार। तो V देखो 10 वोल्ट और ये हो गया 2 वोल्ट, ठीक है, 2 पंजे 10, तो रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। अब यहाँ पे आपने क्यों नहीं बोला RMS ये वो, ये इसलिए शब्द नहीं लगाया क्योंकि देखो RMS शब्द जो यूज़ होता है वो AC में होता है। AC में क्या होता है, RMS का मतलब तुम समझते हो एक पूरी साइकिल के दौरान जो एवरेज करंट होता है उसी तो RMS करंट कहते हैं भाई। ये अल्टरनेटिंग करंट है, इस पूरी साइकिल के दौरान, एक साइकिल के दौरान जो भी एवरेज करंट रहा होगा उसे RMS करंट कहते हैं। ऐसे ही वोल्टेज में देख लेते हैं, ऐसे ही ये अगर मान लो वोल्टेज के लिए होता, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता, तो इसमें RMS वोल्टेज जो होते वो भी एवरेज वोल्टेज होते पूरी साइकिल के दौरान, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है, यहाँ पे वेरिएशन होता ही नहीं है, यहाँ पे तो DC चलती है सीधे। तो इसलिए यहाँ पे RMS वोल्टेज और RMS करंट नहीं लिखा, यहाँ पर जो दे रखा था ये DC के लिए दे रखा था।
इसलिए वी और आई लिखा है यहाँ पे, वी और आई लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद देखो ये कनेक्ट किया गया एसी सप्लाई से। अब एसी सप्लाई में जैसे ही कनेक्ट होगा वहाँ पे शब्द लगाने लग जाते हैं हम आरएमएस, समझ में आया। तो यहाँ पर ये वोल्टेज जो दे रखे हैं 10 वोल्ट, ये आरएमएस वोल्टेज दे रखे हैं वो आपके पास, सही है, 10 वोल्ट दे रखे हैं, क्लियर है, ठीक। और जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये 50 हर्ट्ज़ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा है द सेम कॉइल से कनेक्टेड है, करंट बह रहा है 1 एम्पियर का, ठीक है, करंट बह रहा है, इसमें आरएमएस करंट है 1 एम्पियर करंट है, सोचो, ठीक है। कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई इट इज़ लेजर करंट इन द सेकंड केस, सेकंड करंट में करंट लेस क्यों जाएगा। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, अब आर हो गया और ये एल हो गया, खुद सोचो क्यों जाएगा। अब रेजिस्टेंस आर है और ये एक्सएल है, इस फ्रिक्वेंसी की वजह से ये भी तो रेजिस्टेंस ऑफर करने लगेगा। एक्सएल बराबर होता है 2πf × एल, कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो इसकी वजह से इसका भी तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ निकल के आएगा। रेजिस्टेंस आर तुमने पहले से ही निकाल रखा है, ये आर है, तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, यहाँ खाली एक्सएल की तो वैल्यू 0 दे रखी है, केवल एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो लेज़र करंट उसमें बहेगा जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस आरएल सर्किट में ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इसमें कंबाइंड हो गया ना रेजिस्टेंस, इसमें केवल खाली आर आ रहा है, एक्सएल 0 है, इसमें आर और एक्सएल दोनों आ रहा है। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट घट गया ना, जब जेड बढ़ गया ना मेरे भाई तो आई घट गया ना, क्योंकि जेड किसका कॉम्बिनेशन होता है, जेड होता है आपको पता है आर और एक्सएल का कॉम्बिनेशन। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो जेड बना वो बढ़ गया तो करंट घट गया ना ऑब्वियसली, आरएमएस करंट, ठीक है। तो आंसर तो ये होने वाला है, ठीक है। और कह रहा है सेल्फ इंडक्टेंस भी बता दीजिए कॉइल का कितना हुआ। तो चलो ठीक है, अब तुम्हें पता है आरएमएस वोल्टेज भी दे रखा है, आरएमएस करंट दे रखा है। तो मैंने कहा था कभी भी आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट दे रखा हो तो पहले तो जेड निकाल लो तुम, जेड इक्वल टू कितना होगा ये निकाल लो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे जेड मेरे भाई, वी बराबर होता है आई आर, वी बराबर होता है आई आर, आई कितना है आई आर एम एस इंटू जेड, वोल्टेज बताओ कितने हैं 10 और आरएमएस करंट कितना है 1 इंटू जेड। तो बताओ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम आ गई, नहीं आ गई, सही है। सर जेड निकालने से क्या हो जाएगा, अरे भाई तुझसे पूछा गया है, एल पूछा ना, अरे फाइनली तो एल पूछा ना, तो जेड निकाल देगा मेरे भाई, तूने 10 ओम निकाल दिया ना जेड। तो जेड का फॉर्मूला तुझे नहीं पता कि क्या होता है, अंडर के आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है, ठीक है। रजिस्टेंस तुझे ऑलरेडी गिवन है, यहाँ से निकाल लिया, 5 निकाला है, 5 ओम निकाला है, ऊपर से निकाला नहीं निकाला, तो तुझे जेड भी पता चल गया 10, तो 10 लगा दे इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू, या इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर लो ना, ऐसे आसान हो जाएगा, जेड है ना, जेड है तो जेड स्क्वायर कर लो उसे, जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर रूट हट गया। जेड की वैल्यू देखो 10 लगा दो, 10 का स्क्वायर, अच्छा रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर लगा दो प्लस एक्सएल तुम्हें निकालना है, पहले एक्सएल निकाल लो, ठीक है। तो ये बताओ 10 कितना होगा, 10 10 जा 100 और 5 5 जा 25, ठीक है, प्लस एक्सएल स्क्वायर। चलो 100 में से 25 गए, कितना बचा 75, 75 बराबर हो गया एक्सएल का स्क्वायर। चलो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई 75, 75 कितना होता है 25 या 75 होते हैं, तो ये हो गया देखो एक्सएल की वैल्यू आ गई 25 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 5 और 3 का स्क्वायर रूट ये 5√3 हो गया, 5√3 ओम आ गया। जब एक्सएल आ गया तो एल आ जाएगा ना मेरे भाई, एक्सएल बराबर क्या होता है 2πf × एल, एक्सएल की वैल्यू तेरे पास गिवन है 5√3, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 लगा दियो भाई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू 50 है, एल निकल जाएगा यहाँ से, तो एल निकाल देना, ठीक है। जो भी आएगा वो हिंदी में आएगा आंसर, ठीक है, निकाल के देख लेना, ठीक, ये इसका आंसर आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 21 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 की ओर, ठीक है। 22 में कितना प्यारा क्वेश्चन दे रखा है ये भी देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को पहले पढ़ लीजिए। ये कह रहा है एक 80 वोल्ट है और 800 वाट का हीटर है, ये ऑपरेट हुआ 200 वाट 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यार 50 जो फ्रिक्वेंसी बोल रहा है, सबसे पहले आपको पावर दे रखा है, और हीटर जो हीटर होगा घर में जो हमारे हीटर यूज़ करते हैं वो बेसिकली आपने क्वेश्चन भी करे होंगे, ये डीसी सप्लाई पे हमारा बेसिकली ऑपरेटेड होता है नहीं होता, जो हीटर होता है जैसे मान लो ये हीटर है, ये रेजिस्टेंस ही तो हीटर कहलाता है यार, ये लोड होता है, ये बेसिकली लोड होता है, और लोड जो होता है वो रेजिस्टेंस हो सकता है, लोड मेरा रेफ्रिजरेटर हो सकता है, लोड मेरा हीटर हो सकता है, लोड मेरा जो है एसी हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये रेजिस्टेंस मतलब एक हीटर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इस लोड का जो भी हीटर है, ये लोड कौन है हमारे पास, हीटर है ना मेरे भाई,
तो जो हीटर है उसमें वोल्टेज दे रखे हैं ऑलरेडी। ये जो हीटर है ये 80 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और इस बेचारे की पावर जो है 800 वाट है, ठीक है। तुम्हें चाहिए इस लोड का रेजिस्टेंस क्या होगा यार, तुम्हें दो चीज़ें पता है, और मेरे भाई दो चीज़ें पता होने पर पावर का फॉर्मूला होता है VI। सर आई तो मुझे पता नहीं है, अरे कोई बात नहीं, तो आई इक्वल टू V/R तो होता है, तो पावर का ये भी तो फॉर्मूला होता है V²/R। सर इससे करने से क्या होगा सर, इससे करने से बेटा रेजिस्टेंस निकलेगा V²/P। अरे V की वैल्यू 80 हो, अरे सर बिल्कुल सही बोला आपने, 80 × 80, और पावर कितनी है 800। अरे 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, 8 से 8 कट गया, अरे रजिस्टेंस 8 ओम आ गया। तो भैया रजिस्टेंस निकाल लिया हमने 8 ओम, यही तो हमने करा। चलिए कोई बात नहीं, रजिस्टेंस 8 ओम निकल गया। सर अब क्या करना है, अरे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पूछो। कह रहा है सर इंडक्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। अच्छा RMS वोल्टेज सर कितना दे रखा है। अरे RMS वोल्टेज जो है, तुम्हें पता नहीं RMS वोल्टेज कितना दे रखा है। हाँ सर RMS वोल्टेज जो है मुझे 100 वोल्ट पता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी के साथ लिखा हुआ है 100 वोल्ट, तो ये RMS वोल्टेज होगा। अगर फ्रिक्वेंसी के साथ नहीं होता, DC लिखा होता, तो खाली V लेते। सही है, 50 हर्ट्स हो गया ये। सही है भैया, L निकलवा रहा है। सर अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ सर, अब तो मुझे दिक्कत हो रही है सर। तो क्यों दिक्कत हो रही है भैया, यहाँ पर तुम्हारे को जो है करंट नहीं पता। अरे सर क्यों नहीं, करंट की वैल्यू सर L दे रखा है ना, L की वैल्यू निकाल ली। अगर हम करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं सर, करंट की वैल्यू बिल्कुल निकल सकती है, करंट की वैल्यू बिल्कुल निकल सकती है, जो हीटर है निकाल सकते हैं। P = V × I से पावर पता चल गई है ना, पावर पता चल गई। वोल्टेज हमें पता है कितने हैं, एवरेज वोल्टेज 200 वाट है, 100 वोल्ट है, इससे करंट भी निकल सकती है। देखो इधर P बराबर होता है VI। सही है, पावर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 800। सर करंट की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, हाँ तो ये देखो पहले करंट की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्यों आपने करंट निकालने के लिए कोशिश कर रहे हो, क्यों रेजिस्टेंस से काम नहीं चल रहा, क्योंकि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है L, ये तो निकालना है L ही निकालना है। अब L कैसे निकलेगा, L के लिए क्या चाहिए आपको, XL चाहिए। XL मुझे पता नहीं है ना, वोल्टेज मुझे दे रखा है, लेकिन मुझे यहाँ पर पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखा है, इससे कहीं ना कहीं करंट निकल सकती है बच्चा। देख पावर इक्वल टू होता है VI। सही है, पावर दे रखी है तेरे पास 800 और वोल्टेज दे रखी है 80, करंट निकल जाएगी। करंट कितनी आ जाएगी तेरे पास 10, तो करंट आ जाएगी 10 एम्पियर। अब तुझे दोनों चीज़ पता हो गई, ये करंट कौन सी है जो फ्लो हो रही है, RMS करंट। कौन सी है, RMS करंट है ये, जो एवरेज करंट है। हर कोई डिवाइस एवरेज करंट लेती है, ये ध्यान रखो। कौन क्या लेती है, एवरेज करंट, ठीक है। तो ये 10 एम्पियर का करंट हो गया या नहीं हो गया, ये बताओ मुझे, सही है नहीं सही है। देखो जो हीटर है ना वो ऑपरेट है इस AC सप्लाई से ऑपरेट है, बात समझो, हीटर AC सप्लाई से ऑपरेटेड है। ये जो मैंने आपको लिखा है ये बेसिकली AC सप्लाई से ऑपरेटेड था। कौन, हीटर। हीटर क्या होता है, लोड होता है, ठीक है। ये लोड AC सप्लाई से ऑपरेटेड है। यहाँ पे हम DC की तो बात कर ही नहीं रहे, AC की बात कर रहे हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी गिवन थी, कितनी थी 50 हर्ट्स। और बच्चा इसके लिए ये जो हीटर है जब करंट लेगा, जो भी करंट निकालेगा, जो इस रेजिस्टेंस से पास होके जाने वाली है, वो भी ऑब्वियसली जो करंट होगी वो RMS करंट ही होगी। और चूंकि इंडक्टेंस पूछा है तो ये RL सर्किट ही हो गया, R भी जुड़ रहा है और L भी जुड़ रहा है, तो ये RL सर्किट हो गया और AC से वोल्टेज से जुड़ रहा है। सही है, तो ये R और L हो गया। समझ में आ गया नहीं आया। ये पावर जो दे रखे थे, ये एवरेज पावर दे रखी है आपके पास, और RMS वोल्टेज जो आपके पास जो वोल्टेज हीटर के लिए दे रखे हैं उसके लिए हमने यहाँ से रजिस्टेंस निकाल दिया। जब रजिस्टेंस मुझे पता चल गया, R पता चल गया, अब ओवरऑल देखेंगे। ओवरऑल RMS वोल्टेज दे रखे हैं, देखो ओवरऑल दे रखे हैं यहाँ पर 100 वोल्ट, ओवरऑल दे रखे हैं 100 वोल्ट। लेकिन जब हीटर के लिए रजिस्टेंस निकालोगे उसके लिए वोल्टेज यूज़ करोगे 80 वोल्ट, ठीक है। और ये ओवरऑल वोल्टेज दे रखे हैं 100 वोल्ट। 100 वोल्ट ओवरऑल वोल्टेज मतलब R और L के कंबाइंड वोल्टेज दे रखे हैं, जैसे RMS वोल्टेज बोला 100 वोल्ट। सही है, तो उससे जो ओवरऑल करंट बहेगी, करंट जो बहेगी जो रजिस्टेंस से बहेगी वही तो L से बहेगी, तो करंट तो सेम होती है। तो जब करंट सेम होती है तो इससे जो करंट निकलेगी वही तो करंट ओवरऑल में निकलेगी, तो इसलिए हमने इसको RMS करंट भी बोल दिया है। ये बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडक्टेंस पूछा है, देखो इंडक्टेंस निकालना है, तो बच्चों इंडक्टेंस निकालने के अब तो फॉर्मूला पता है, Z इक्वल टू होता है, याद यूज़ कर सकते हैं, V बराबर होता है IR। I मैंने Z वहाँ आएगा जहाँ वोल्टेज और करंट दोनों पता होंगे। वोल्टेज होता है करंट इंटू रजिस्टेंस। सही है बच्चा, तो Z की वैल्यू पहले हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वोल्टेज कितना है, RMS वोल्टेज है 100, और बच्चा करंट कितना है 10 इंटू Z। सही है, तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ओम। अच्छा Z आ गया तो Z इक्वल टू कितना होता है, √R² प्लस XL का स्क्वायर इक्वल टू 10।
तो ओवरऑल स्क्वायर करोगे तो आर की वैल्यू तो आप लिख सकते हो ना यहाँ पे। अगर आर की वैल्यू कितनी आई है 8 हो तो 8 8 जा कितना होगा 64 प्लस एक्सएल का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट करोगे तो ये 10 का 100 हो जाएगा। अरे 100 कर दिया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया है, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आएगी 100 माइनस 64। सही है, तो बताओ एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी 100 में से 64 का आएगा कितना आएगा जो है ये आएगा 10 में से 4 गए 6, 7 10 में से 7 के 3 36 आएगा। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा एक्सएल। जब एक्सएल 6 ओम आ गया तो एक्सएल क्या होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा मतलब 2πf इंटू एल इक्वल टू 6 ओम। तो बच्चा 2 इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50। बेटा एल पता है ना 6 आ जाएगा, तो एल की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, जो भी आएगा ठीक है यहाँ से कर लेना। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा हो गए 22 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी लेके आया हूँ मैं। ठीक है ठीक, चलिए इस वीडियो में 22 क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर आगे करते हैं 23 24 25 26 27 28। ठीक है, क्योंकि बच्चों को बोरियत होने लगती है। ठीक है, थैंक यू।